हिंदुस्तान पेपर सोमवार 27 अप्रैल 2026 का पहला लेख। सोचिए कामगार पलायन क्यों कर रहे। आलोकी जोशी, वरिष्ठ पत्रकार। आज की पीढ़ी ने पलायन की बस कहानियां ही पढ़ी थीं, जब तक कि कोरोना काल में बड़े पैमाने पर शहरों से भागते लोगों को अपनी आंखों से नहीं देख लिया। तब कौन सोचता था कि कुछ ही साल बाद वही नज़ारा फिर देखने को मिलेगा। हाँ, पैमाना उतना बड़ा नहीं है। इन दिनों फिर से पलायन होने लगा है। हालांकि इस बार कारण कोई बीमारी नहीं, पेट की आग है। पिछले महीने ऐसा पहली बार हुआ कि देश के बड़े शहरों, औद्योगिक व व्यापारिक केंद्रों और बड़े बड़े निर्माण स्थलों पर बसे मजदूरों के लिए रोटी का इंतजाम मुश्किल हो गया है और वे घर की ओर रवाना हो गए। इस संकट की जड़ तो भारत से बहुत दूर है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हॉर्मुज़ जलमार्ग बंद कर दिया। भारत का 50% से ज़्यादा कच्चा तेल और गैस इसी रास्ते से आता है। इस आपूर्ति को रोकने का पहला और सबसे गंभीर असर रसोई गैस पर दिखना शुरू हुआ है। लेकिन अब बात सिर्फ रसोई गैस की नहीं रह गई है। यह हमारे शहरी असंगठित श्रम बाजार, विकराल अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा के दावों और आपूर्ति श्रृंखला और ऊर्जा निर्भरता के एक साथ विफलता का संकेत है। सरकार औपचारिक तौर पर कह रही है कि गैस की आपूर्ति सामान्य है। मध्यम वर्गीय परिवारों का अनुभव भी ऐसा है, किंतु दिक्कत उन लोगों के लिए है जिनके पास ना पता है न ठिकाना, जिनके पास गैस के कनेक्शन भी नहीं है। इस वक्त देश का सबसे बड़ा संकट या पलायन इन्हीं लोगों की वजह से हो रहा है। दर्दनाक तस्वीरें गुजरात से आई हैं। पिछले दिनों सूरत स्टेशन पर हजारों प्रवासी मजदूर की भीड़, लंबी लंबी लाइनों और बेतरह भरी हुई ट्रेनों की खबरें आईं। अखबार में भी खबरें आईं कि सूरत के टेक्सटाइल व पावरलूम उद्योगों में काम करने वाले मजदूर वापस लौट रहे हैं, क्योंकि खाने की सामग्री भी महंगी हो गई है और गैस या तो मिल नहीं रही या उसके भाव आसमान पर हैं। साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी जिला प्रशासन से शिकायत की कि घरेलू गैस की कीमत से प्रवासी मजदूर बहुत परेशान हैं। गुजरात के लिए यह बड़ी समस्या है, क्योंकि उसका विकास मॉडल पिछड़े इलाकों से आने वाले सस्ते मजदूरों पर ही टिका हुआ है। हालांकि महाराष्ट्र के नासिक, पुणे और औरंगाबाद जैसे आर्थिक केंद्रों और तमिलनाडु के चेन्नई व कोयम्बटूर जैसे शहरों से भी बहुत से मजदूर अपने अपने गांव शहरों की तरफ रवाना हुए हैं। समझना जरूरी है कि यह दिक्कत क्यों हो रही है। केंद्र सरकार का दावा है कि मार्च की शुरुआत से अब तक 18 करोड़ गैस सिलेंडर लोगों के घरों तक पहुंच गए। ऑनलाइन बुकिंग 97% तक पहुंच चुकी है और गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड जरूरी कर दिया गया है। घरेलू गैस उपभोक्ता गवाही देंगे कि ये उपाय काम कर रहे हैं, किंतु यही उपाय उस अनौपचारिक गैस बाजार पर चोट करते हैं जिस पर शहरों में बसे गरीबों की बड़ी आबादी निर्भर है। इनके पास अपने नाम पर कनेक्शन नहीं है और ना ही खाने पकाने के लिए बिजली के हीटर या इंडक्शन जैसा कोई विकल्प है। मतलब साफ है, आप औपचारिक व असंगठित व्यवस्था को बचाए रखने की कीमत असंगठित और अनौपचारिक मजदूर तबके ने चुकाई है। दिल्ली, एनसीआर और नोएडा में इसी किस्से का एक अलग अध्याय लिखा जा चुका है। मार्च के अंत में ही रिपोर्ट आने लगी थी कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के छोटे कारखानों से मजदूर गांव लौटने लगे हैं। उन्हें छोटे सिलेंडर मिल नहीं पा रहे थे या ब्लैक में कई गुना दाम पर मिल रहे थे। बाद में वही मजदूर महंगाई और काम की शर्तों को लेकर मजदूरों को गुस्सा सड़कों पर निकला। बात सिर्फ औद्योगिक मजदूरों पर भी नहीं रुकती। नोएडा में घरों में काम करने वाली महिलाओं ने जिस अंदाज में प्रदर्शन किए, वह साफ दिखता है कि उनके लिए भी ज़िंदगी चलाना मुश्किल हो रहा है। इसके साथ ही गरीबों की यह समस्या शहरी मध्यम वर्ग की समस्या में बदल चुकी है। जिन परिवारों में 2 या उससे ज़्यादा सदस्य कमाने लगे हैं और घर का काम पूरी तरह सहायकों के भरोसे है,
उनके लिए तो ये बड़ा संकट है। अगर हाउस हेल्प गायब हो जाए तो ज़िंदगी की लय ही टूट जाती है। दूसरी तरफ दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में पेइंग गेस्ट बनकर रह रहे लाखों नवयुवक और नवयुवतियाँ ऐसी ही मुसीबत में हैं। उनके गैस सिलेंडर भी अक्सर ब्लैक में ही आते हैं। जाहिर है, आपूर्ति श्रृंखला का टूटना भले ही नीचे से शुरू हो, लेकिन उसका असर ऊपर तक जा रहा है। एक तरफ तमाम कारखानों के पास अब मजदूर नहीं है, दूसरी तरफ शहरी मध्यम वर्ग की लाइफलाइन यानी उनके घरों में काम करने वाले सहायक गायब हो रहे हैं। एक तरह से देखें तो यह एलपीजी की किल्लत नहीं, बल्कि शहरीकरण के भीतर छिपे अन्याय का पर्दाफाश है। शहरों में बसे भद्र लोग और नीति नियंता यह मांग कर चलते हैं कि सस्ते गरीब मजदूर हमेशा उनकी सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे, भले ही उन्हें जानवरों जैसी ज़िंदगी बिताने पड़े। सिलेंडर की किल्लत के एक झटके ने दिखा दिया कि यह मॉडल कितना कमज़ोर है। भारत के ऊर्जा संकट का दीर्घकालीन हाल क्या होगा, वह तो एक अलग और बड़ा सवाल है। हालांकि इसके दो तात्कालिक उपाय हैं। एक, सरकार के यह हाथ में है कि उसे गैस की आपूर्ति बढ़ाने के काम के साथ छोटे छोटे सिलेंडरों के वितरण की स्थायी और लचीली व्यवस्था बनानी चाहिए। यह जरूरी है कि उन लोगों को सहारा देने के लिए जिनके पास स्थायी पता नहीं है, कागजात नहीं है और शायद बड़े सिलेंडर को खरीदने और भरवाने के पैसे भी नहीं हैं। दूसरा उपाय खुद मध्यम वर्ग के हाथ में है। आप देख सकते हैं कि जिन परिवारों में घरेलू सहायक के रहने का इंतजाम घर के साथ ही है, वहाँ पर ऐसा संकट नहीं दिख रहा। साफ है, आपको अपने काम के लिए करने वालों की उतनी ही परवाह करनी होगी जितनी वे आपकी करते हैं। यह मजबूत रिश्ता किसी भी सरकारी नियम और नीति से ज़्यादा कारगर साबित होता है। यही फार्मूला फैक्ट्री मालिकों पर भी लागू होता है। जो लोग अपने मजदूरों के रहने खाने का इंतजाम करेंगे, उनके लिए ऐसी मुश्किलों से निपटना काफ़ी आसान होगा। अगला लेख है मनसा वाचा कर्मणा, हॉर्मुज और समोसा। आज से 2 महीने पहले तक हॉर्मुज का नाम किसको पता था? हाँ, ईरान और अमेरिका के बीच अवश्य युद्ध हो रहा था, लेकिन उसमें हमें क्या, ये लोग लड़ते रहते हैं, हम अपनी दुनिया में मस्त थे। लेकिन जब ईरान ने हॉर्मुज को बंद कर दिया और उस मार्ग से गुजरने वाले तेल के जहाज़ों के आवागमन बंद हो गए, तब लोग अचानक जाग गए। युद्ध की आग हमारे किचन तक पहुंच गई, गैस के सिलेंडर की किल्लत होने लगी। तब हॉर्मुज का नाम हर जुबान पर चढ़ गया। यह नाम इतना अजीब सा था कि इसे याद करने में मुझे 3 दिन लग गए। पहले तो लोग इस युद्ध को एक फिल्म की तरह देख रहे थे, लेकिन अब रोज़ सुबह एक दूसरे से बात करने लगे। ईरान की क्या स्थिति है, ट्रम्प क्या कह रहे हैं। मैंने भी पहली बार मध्य पूर्व का पूरा भूगोल देख लिया, उनका इतिहास पढ़ लिया। मैं तो ओशो मेडिटेशन रिजॉर्ट में रहती हूँ, हमें तो सब कुछ बना बनाया मिलता है। तब मैं क्यों हॉर्मुज को लेकर परेशान हुई। हुआ यह कि एक दिन अचानक हमारे मेन्यू से समोसा गायब हो गया। वह काउंटर जहाँ सस्ता समोसा का पिरामिड रचा हुआ रहता था, बिल्कुल खाली था। उसके साथ उसकी संगनी तली हुई हरी मिर्चें होती थीं। बेबी मातम मनाने चली गईं। जिन लोगों ने ओशो वाला समोसा नहीं खाया है, वे नहीं जानेंगे कि यह कितना बड़ा सदमा हो सकता है। आप दुनिया भर में घूमेंगे, लेकिन यहाँ जो समोसा बनता है उसका जायका ही अलग है। न जाने उसने ओशो का आशीर्वाद ले रखा है या कोई राज है। ऐसा रूहानी समोसा ना मिले तो कैसे उदासी छा जाती है, आप सोच भी नहीं सकते। समूचे परिसर पर उदासी का साया मंडराने लगा है। समोसा विहीन नाश्ते से ध्यान की गहराई पर भी असर पड़ने लगा है। अब लोग समोसे के बजाय रोज़ हॉर्मुज की बातें करने लगे। खुल गया है कि बंद है। किस देश के लिए खुला, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे लोग भी भारत और ईरान के संबंधों को लेकर चिंतित होने लगे। और कल अचानक समोसा वापस लौटा, उसके साथ सदा स्वागत हरी मिर्चें भी थी। समोसा क्या आया, होठों पर मुस्कुराहट लौट आई। यह सब क्या था? एक अदना समोसा ने हमारी ऋतु की बदल दी। यह डोपामीन
नामक एक रसायन का खेल था। जब आपको कुछ बहुत अच्छा लगता है तो दिमाग से एक रसायन पैदा होता है जिसे हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। यह आपके खून में बहने लगता है और वह चीज़ आपको सम्मोहित कर देती है। पूरा कमाल उसका है। वह ना मिले तो हैप्पी हार्मोन को अनहैप्पी होते देर नहीं लगती। अमृत साधना। अगला लेख है स्टीफन प्रिजनर, रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर, संयुक्त राष्ट्र। सब मिलकर कोशिश करेंगे तो बेहतर बनेगी दुनिया। बहुपक्षीयता या सामूहिकता को व्यवहार में अपना कभी बहुत आसान नहीं होता। फिर भी दुनिया की बड़ी चुनौतियों से मुकाबले में यही सबसे सटीक हथियार है। जब कोई समस्या बुनियादी रूप से वैश्विक हो और उसके नतीजे पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाले हों तो उससे निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास लाजमी हो जाता है। उदाहरण के लिए जलवायु संकट की कोई शरत नहीं है। रोगाणुओं को फैलने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। लागोस से लखनऊ तक AI के साथ श्रम बाजार को नए सांचे में ढाल रहा है। विश्व व्यवस्था के बाहर खड़ी इन चुनौतियों को कोई एक देश या शक्तिशाली देशों को कोई समूह भी नियंत्रित नहीं कर सकता। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का मूल विचार और स्थायी उद्देश्य ऐसा ही एक वैश्विक ढांचा है। यह संयुक्त राष्ट्र का ही प्रताप है कि 1945 से अब तक गंभीर संघर्षों के बावजूद तीसरा महायुद्ध नहीं हुआ। इस दौर में दुनिया में अभूतपूर्व विकास हुआ। साल 1990 में दुनिया की 36% आबादी अत्यधिक करीबी में जी रही थी, जो अब 9% से भी कम रह गई। बाल मृत्यु दर सन 1990 में प्रति 1000 प्रसव पर 93 थी, जो अब घटकर 37 रह गई है। जीवन प्रत्याशा 46 वर्ष से बढ़कर 73 वर्ष से भी अधिक हो गई। इसी के नेतृत्व में सन 1987 में बातचीत के जरिए तय किए गए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कारण ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्सर्जन में 99% की कमी हुई और ओजोन परत उस सदी के मध्य तक सन 1980 के स्तर पर वापस आने की राह पर है। चेचक ने 20वीं सदी में 30 से 50 करोड़ लोगों की जान ली थी। उसे सन 1980 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अभियान के जरिए पूरी तरह खत्म कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में लगभग 30 निरस्त्रीकरण संधियाँ हुई और 5.5 करोड़ से भी ज़्यादा बारूदी सुरंग नष्ट की जा चुकी हैं। विश्व मानवता की ये अभूतपूर्व सफलताएं हैं जिनकी चर्चा नहीं होती। बहुपक्षवाद ने जो बड़ी कामयाबी हासिल की है उनको इस बात से समझिए कि दुनिया में किन किन चीज़ों से परहेज किया। मसलन परमाणु हथियारों का लेन देन नहीं होने दिया, महामारियों को बढ़ने से रोका गया और संघर्षों को ताकत के बजाय कूटनीति के जरिए शांत किया गया। हम निष्फल की गई आपदाओं को स्मारक नहीं बनाते, हालांकि हमें उनका पूरा हिसाब रखना चाहिए। इन सफलताओं में भारत का योगदान शानदार है। सन 1948 से अब तक 2,90,000 से ज़्यादा भारतीय सैन्य और पुलिसकर्मियों ने 50 से ज़्यादा संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में अपनी सेवाएं दी हैं और 184 ने तो शहादत दी है। आज भी दुनिया भर में हजारों भारतीय तैनात हैं। इसी तरह भारत द्वारा एजेंडा 2030 तक को अपनाना अभूतपूर्व रहा है। भारत ने सतत विकास लक्ष्य के लिए वही किया है जो चीन ने सहस्राब्दी विकास लक्ष्य के लिए किया था, यानी वैश्विक विकास लक्ष्यों को 1 अरब से ज़्यादा लोगों की वास्तविक जीवन परिस्थितियों से जोड़ना। वैश्विक लक्ष्यों को राष्ट्रीय योजनाओं, राज्यों की नीतियों और यहाँ तक कि जिले व पंचायत स्तर तक की कार्यप्रणाली में डाला जा सकता है। बहुत कम देशों में यह काम किया। ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन या अफ्रीकी संघ जैसे क्षेत्रीय और बहुपक्षीय संगठन साबित करते हैं कि सामूहिक समस्याओं के समाधान के लिए सामूहिक संस्थागत कोशिशों की आवश्यकता होती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसलिए सफल कर रहा है क्योंकि हर देश ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। सामूहिक चुनौतियों से निपटने के लिए साझे प्रयास की संस्कृति को हमें विकसित करना ही होगा।
इसे तेज व्यापक प्रतिनिधित्व वाला और मजबूत बनाना होगा। यह एक ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जो भारत जैसे उभरते देशों को नेतृत्व करने का अवसर दे जिसके वे हकदार हैं। संदेश साफ है, बहुपक्षीय प्रणाली ने जो कुछ हासिल किया है उसको देखें, यह आगे क्या कर सकता है इसको समझें और उस हिसाब से इसका नवीनीकरण करें। पिछले 80 सालों में इसकी महत्ता कई गुना बढ़ी है। 21वीं सदी को बड़ी चुनौतियों में को देखते हुए इस पर ध्यान देना आज जितना जरूरी है उतना पहले कभी नहीं रहा। अगला लेख कूच बिहार का गोलीकांड। 27 अप्रैल सन 1951। कूच बिहार देश के एक कोने में स्थित नगर है। उसे एक राज्य की राजधानी होने का गौरव प्राप्त था जो अब पश्चिम बंगाल में विलीन कर दिया गया है। गत शनिवार को यहाँ जो गोलीकांड हुआ उसने सारे देश का ध्यान इस नगर की ओर आकर्षित कर दिया। इस कांड ने देश की दिन प्रतिदिन बिगड़ती जाने वाली खाद्य स्थिति की गंभीरता को सामने ला दिया। कई हजार व्यक्तियों ने अन्न की कमी के विरुद्ध एक प्रदर्शन का आयोजन किया। वह एक जुलूस बनाकर जिला के अधिकारियों के सामने अपनी शिकायत पेश करने के लिए गए। वह भूखों का जुलूस था। अधिकारियों के लिए उचित था कि वह असंतुष्ट लोगों के शिकायत को शांति और धीरज के साथ सुनते और उन्हें राहत पहुंचाने का आश्वासन देते, किंतु उन्होंने यह कुछ नहीं किया बल्कि भीड़ पर गोलियां चलाईं, जिसके फलस्वरूप 6 व्यक्ति मारे गए। मृतकों में 2 लड़कियां और एक लड़का भी शामिल है। उनके अलावा कुछ व्यक्ति घायल हुए हैं और वह अस्पताल में पड़े हैं। सरकारी विवरण के अनुसार भीड़ ने पुलिस पर कंकड़ पत्थर और तेजाब के बल फेंके, जिससे पुलिस के कुछ अफसर और सिपाही घायल हुए। भीड़ को बेघर जाने की चेतावनी दी और जब चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ तो गोलियां चलाई गईं, जिसके फलस्वरूप आधा दर्जन व्यक्तियों को प्राणों से हाथ धोना पड़ा। कूच बिहार की यह घटना हृदय को ठेस पहुँचाए बिना नहीं रह सकती। उसके संबंध में पश्चिमी बंगाल की सरकार ने प्रेस नोटिस जारी किया कि उसमें यह स्वीकार किया गया है कि कूच बिहार की खाद्य स्थिति नाजुक हो चुकी थी। चावल 50 से 70 रुपये मन के हिसाब से बिक रहा था। ऐसी स्थिति में लोगों के कष्ट की आसानी से कल्पना की जा सकती थी। पश्चिमी बंगाल में खाद्य मंत्री ने कूच बिहार की बिगड़ी हुई खाद्य स्थिति का यह कारण बताया कि बड़े उत्पादकों ने चावलों को अपने पास जमा करके रख लिया था। दूसरे आवागमन में साधनों के अभाव में कूच बिहार शेष बंगाल से जुदा पड़ गया है और इस कारण वहाँ का खाद्यान्न तेजी से नहीं पहुँच सका। किंतु प्रश्न यह है कि पश्चिम बंगाल की सरकार क्या कूच बिहार की बिगड़ी हुई खाद्य स्थिति को पहले से नहीं जानती थी? अगला लेख अमेरिका में असुरक्षा। अमेरिकी राष्ट्रपति की मौजूदगी में आयोजित रात्रि भोज कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति द्वारा की गई गोलीबारी बहुत चिंता का विषय है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल पैदा यह हुआ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सीधे हमले का इरादा था। यह विरोध जताने की आपराधिक कोशिश। दोनों ही स्थिति में यह हमला निंदनीय और अफसोसजनक है। इससे अमेरिकी की सुरक्षा व्यवस्था की साख पर सवाल पैदा होते हैं कि एक बंदूकधारी व्हाइट हाउस के कार्यक्रम में कैसे प्रवेश कर गया। क्या व्हाइट हाउस के निकट ही स्थित उस होटल की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं थी? यह अमेरिकी एजेंसियों के लिए जांच का विषय होगा कि इस हमले के पीछे केवल वैचारिक विरोध है या जिहादी मानसिकता या किसी दुश्मन की साजिश या ड्रग माफिया की कारस्तानी। ध्यान रहे, अमेरिका की सबसे बड़ी प्रतिष्ठा यही है कि तुलनात्मक रूप से अन्य देशों से ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। उसने अपनी सुरक्षा के लिए पैसा पानी की तरह बहाया है और इसके बावजूद ऐसी कोताही गंभीर बात है। ईरान या अन्य देशों के लोगों को सुरक्षा देने का दावा करने वाले अमेरिका की अपनी उच्च स्तरीय सुरक्षा में लगी यह सेंध सबक है। जिस वक्त गोलियां चली उस समय वहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, रक्षा और विदेश मंत्री सहित अनेक संवाददाता भी मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर
हमलावर की तस्वीरें खुद जारी की। उन्होंने बताया कि संदिग्ध कैलिफोर्निया का रहने वाला है और घटना के समय उसके पास कई हथियार थे। हमलावर के पास अनेक हथियार का होना तो और भी चिंता की बात है। यह बात भी गौर करने की है कि ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने सुरक्षा और खुफिया कार्यों में लगे अनेक अधिकारियों को पद से हटा दिया है। क्या उनकी नई रक्षा टीम पर्याप्त सशक्त है और सचेत नहीं है? कोई शक नहीं है कि इस हमले के बाद कम से कम व्हाइट हाउस के कार्यक्रमों की सुरक्षा को चाक-चौबंद कर दिया जाएगा। इसके आगे बढ़कर ट्रंप को अपनी रणनीतियों की भी समीक्षा करनी चाहिए। विश्व में ही नहीं, देश के स्तर पर भी ट्रंप की नीतियों के आलोचक बढ़ रहे हैं। जो बुद्धिजीवी ट्रंप के धुर समर्थक थे, वे भी ट्रंप के प्रति खुलकर असंतोष जताने लगे हैं। अपने प्रति बढ़ रही नाराजगी के बारे में भी ट्रंप को ईमानदारी से विचार करना चाहिए। यह कहना ही चाहिए कि अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप दुनिया में समाधानों को नहीं, समस्याओं को बढ़ा रहे हैं। उनके गलत कदमों का खामियाजा दुनिया के ज़्यादातर देश भुगत रहे हैं। सुरक्षा एक व्यापक विषय है। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ भी इस बात को जानते होंगे कि दुनिया के अनेक इलाकों में असुरक्षा बोध का संचार करने के बाद अमेरिका अपनी सुरक्षा के प्रति 16 आना आश्वस्त नहीं हो सकता। अमेरिका अगर चाहता है कि उसकी समस्या को दुनिया अपनी समस्या माने, तो उसे भी यह साबित करना होगा कि वह दुनिया की समस्या को अपनी समस्या मानता है। ध्यान रहे, अलग अलग देशों के लिए अलग अलग नीतियाँ असुरक्षा ही बढ़ाएंगी। पहले इराक, फिर अफगानिस्तान और अब ईरान के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसमें प्रशंसा के तत्व कम हैं और आलोचना के तत्व ज़्यादा। युद्ध करने की बात हो या युद्ध समाप्त करने की, दोनों में ईरानी रणनीति बीच पड़ रही हैं। सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश अमेरिका को फिर महान बनना चाहिए, लेकिन ऐसे कदमों को भी जरूरत है जिसे दुनिया मुक्त कंठ से महान माने। आत्मसंतोष। एक गांव में एक आदमी पहाड़ों से पत्थर तोड़ने का काम करता था। काम में मेहनत बहुत थी और कमाई कम। वह तंग आ चुका था। एक दिन उसने एक अमीर व्यापारी को देखा। उसने उसके ठाट बाट देखकर व्यापारी जैसा होने की इच्छा की। वह व्यापारी बन गया। वह बहुत खुश हुआ। कुछ दिन बाद उसने खिड़की से देखा कि सड़क पर एक राजा की सवारी निकल रही है। राजा हाथी पर सवार था। उसके ऊपर छत्र था। लोग उसके सामने झुक रहे थे। उसने सोचा, असली शान तो राजा की ही है। वह राजा बन गया। एक दिन धूप तेज थी। राजा को पसीना आने लगा। उसने ऊपर देखा, सूरज चमक रहा था। राजा सूरज के आगे बेबस महसूस कर रहा था। उसने झुंझलाकर कहा, यह सूरज मुझसे भी शक्तिशाली है। अब वह सूरज बन गया। उस अपनी शक्ति पर गर्व था। तभी काले बादल आए और सूरज को ढक लिया। उसे बादल सूरज से भी ज़्यादा ताकतवर लगे। वह बादल बन गया। फिर एक दिन उसने महसूस किया कि एक तेज हवा उसे उड़ाकर ले जा रही है। वह हवा बन गया। वह आंधी बनकर पेड़ उखाड़ने लगा। अचानक हवा एक विशाल चट्टान से टकरा गई। हवा के जोर के बावजूद चट्टान टस से मस नहीं हुई। उसे लगा, चट्टान तो सबसे ताकतवर है। वह विशाल चट्टान बन गया। अब धूप, बारिश और हवा किसी का डर नहीं। तभी उसे अजीब आवाज़ें आने लगीं। उसने नीचे देखा तो एक मजदूर हाथ में हथौड़ा और छेनी लिए उस विशाल चट्टान को काट रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराया तो उसे यह समझ आ गया कि अक्सर हम दूसरों को देखकर अपनी ही कीमत भूल जाते हैं।